दोस्तों, जब भी हम न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, काला धन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये काला धन होता क्या है और ये बनता कैसे है। अगर आसान भाषा में समझें तो काला धन वो पैसा होता है जिसे जानबूझकर सरकार से छुपाया जाता है ताकि उस पर टैक्स न देना पड़े। कई बार ये पैसा पूरी तरह गलत तरीकों से कमाया जाता है और कई बार सही कमाई को भी गलत तरीके से छुपा लिया जाता है। जब सरकार को किसी कमाई की जानकारी नहीं होती तो वही पैसा काला धन कहलाता है। अब इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी दुकान से 10,000 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार ने आपको बिल नहीं दिया। दुकानदार ने ये बिक्री अपने हिसाब किताब में नहीं दिखाई, यानी सरकार को ये पता ही नहीं चला कि उसने 10,000 रुपये कमाए। ऐसे में दुकानदार को टैक्स नहीं देना पड़ा और वही पैसा काला धन बन गया। इसी तरह डॉक्टर बिना रसीद फीस लेते हैं, ठेकेदार नकद में पैसा लेते हैं, ज़मीन या मकान खरीदते समय रजिस्ट्रेशन में कम कीमत दिखाकर बाकी पैसा नकद लिया जाता है। ये सभी काले धन के आम तरीके हैं। अगर हम पुरानी घटनाओं की बात करें तो भारत में काले धन की समस्या बहुत पुरानी है। 1970 और 1980 के दशक में जब लाइसेंस राज का दौर था, तब कंपनियों को काम करने के लिए सरकारी परमिशन चाहिए होती थी। इसी दौरान रिश्वत और नकद लेन देन बहुत बढ़ा और बड़ी मात्रा में काला धन जमा हुआ। बाद में 1990 के दशक में हर्षद मेहता घोटाला सामने आया, जिसमें शेयर बाजार के जरिए गलत तरीकों से पैसा कमाया गया। ये पैसा सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से नहीं दिखाया गया और बड़ी मात्रा में काला धन बना। धीरे धीरे ये काला धन सिर्फ नकद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ज़मीन, सोना, महंगी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में जमा होने लगा। यही वजह है कि कई लोग अपनी असली आमदनी से कहीं ज़्यादा अमीर दिखाई देते हैं। काला धन बाहर से दिखता भले ही सिर्फ पैसे की समस्या लगे, लेकिन असल में ये पूरे सिस्टम को कमज़ोर करता है और आगे चलकर बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार की नींव बनता है। अब सवाल उठता है कि जो काला धन देश के अंदर बनता है, वो विदेश कैसे पहुंच जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा तरीका रहा है हवाला सिस्टम। हवाला एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जिसमें बिना बैंक और बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के पैसा एक देश से दूसरे देश भेज दिया जाता है। मान लीजिए भारत में किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए का काला धन है। वो ये पैसा सीधे बैंक से बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए वो हवाला एजेंट को नकद पैसा देता है और बदले में वही रकम दुबई, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड में किसी गुप्त खाते में जमा कर दी जाती है। सरकार को न भारत में पता चलता है और न ही विदेश में। यही वजह है कि स्विस बैंक का नाम बार बार सामने आता है। पुराने समय में स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में गोपनीयता बहुत सख्त थी। वहां खाता धारक की जानकारी किसी को नहीं दी जाती थी। इसी का फायदा उठाकर कई बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और अफसरों ने अपना काला धन वहां जमा किया। 1980 और 1990 के दशक में ये खबरें आम थीं कि भारत का अरबों डॉलर का काला धन स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। बाद में पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स जैसे खुलासों ने ये साबित कर दिया कि दुनिया भर के अमीर लोग फर्जी कंपनियों के नाम पर विदेशों में पैसा छुपाते रहे हैं। भारत में भी इसके कई बड़े उदाहरण सामने आए। 2011 में जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, तब पहली बार काले धन का मुद्दा आम जनता के बीच चर्चा में आया। लोग सड़कों पर उतरे और सवाल उठाने लगे कि नेताओं और अधिकारियों का पैसा विदेशों में क्यों पड़ा है। इसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और जांच एजेंसियों ने कई नामों की लिस्ट तैयार की। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि काला धन सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये राजनीति, कारोबार और सिस्टम से जुड़ी हुई गहरी समस्या है। काला धन सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं रहता। इसी पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं, अवैध धंधे चलते हैं और अपराधियों को ताकत मिलती है। यही कारण है कि जब देश में काला धन बढ़ता है तो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और आम आदमी को इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ता है। स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसे कामों के लिए सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है, जबकि वही पैसा कुछ लोगों की तिजोरियों में छुपा रहता है। दोस्तों, जब काले धन की बात सबसे ज्यादा जोर से हुई तो साल 2016 में सरकार ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसे हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री ने अचानक ऐलान किया कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे। उस समय देश में मौजूद नकद काले धन का बड़ा हिस्सा इन्हीं नोटों में रखा हुआ था।
सरकार का मकसद था कि जिन लोगों के पास बेहिसाब नकद पड़ा है वो बैंक में जमा करने आए और उसकी असली कमाई सामने आए। इसके बाद कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और करोड़ों रुपए नकद पकड़े गए। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी सामने आई कि काले धन का सारा खेल सिर्फ नकद तक सीमित नहीं था। बहुत से लोगों ने पहले से ही अपना पैसा सोना, जमीन, शेयर बाजार और फर्जी कंपनियों में लगा रखा था। ऐसे में नोटबंदी से नकद काले धन पर तो असर पड़ा, लेकिन पूरी समस्या खत्म नहीं हुई। इसके बाद सरकार ने कानूनों को और सख्त किया, जैसे काला धन अधिनियम 2015, जिसके तहत विदेश में छुपाए गए धन पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही बेनामी संपत्ति कानून के जरिए दूसरों के नाम पर ली गई संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया गया। सरकार ने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। पैन कार्ड और आधार को जोड़ना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और जीएसटी सिस्टम लागू करना इसी दिशा में कदम थे। जीएसटी से ये फायदा हुआ कि बिना बिल के व्यापार करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर लेन देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होने लगा। इससे छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक पर नजर रखी जाने लगी। आज अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है, महंगी गाड़ियां खरीदता है या बड़ी प्रॉपर्टी लेता है, तो आयकर विभाग की नज़र उस पर आसानी से पड़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या काला धन पूरी तरह खत्म हो गया? जवाब है नहीं। काला धन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका तरीका बदल गया है। पहले लोग नकद में पैसा छुपाते थे, अब डिजिटल तरीकों, फर्जी कंपनियों, क्रिप्टो और विदेशी निवेश के जरिए छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले के मुकाबले अब सरकार और जांच एजेंसियों के पास ज्यादा जानकारी, बेहतर सिस्टम और मजबूत कानून हैं। अगर काले धन पर पूरी तरह काबू पाना है तो सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि आम लोगों को भी ईमानदारी से टैक्स देना होगा और बिना बिल के लेन देन से बचना होगा। तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और काले धन की जड़ें धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगी। अगर आपको ब्लैक मनी की पूरी सच्चाई समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी, ब्लैक मनी, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट डिसीजंस को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। नमस्कार।